बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा आता है आपने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी। और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको आगे का लेक्चर भी डिफिकल्ट लगेगा, मतलब कठिन लगेगा आपको समझने में। तो कृपया एनसीईआरटी पढ़कर आइए। आशा करता हूँ कि आप पढ़कर आए होंगे। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम बर्नौली का सिद्धांत देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या है बर्नौली का सिद्धांत। आगे चलिए। तरल प्रवाह और ऊर्जा संरक्षण। अब हम समझेंगे कि तरल प्रवाह में ऊर्जा कैसे संरक्षित होती है। सबसे पहले ध्यान दें कि तरल प्रवाह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यदि हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू करें तो हम अपसारी प्रभाव या धारा प्रभाव की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम किसी पाइप के अनुप्रस्थ काट से गुजर रहे तरल पर विचार कर रहे हैं। पाइप की ऊंचाई परिवर्ती है, जैसे कि आगे चित्र 9.9 में दिखाया गया है कि इस पाइप में एक असंपीड्य तरल अपसारी प्रवाह की अवस्था में बह रहा है। अब सत्तता समीकरण के अनुसार जब पाइप का क्षेत्रफल बदलता है तो तरल का वेग भी बदलता है। और वेग के परिवर्तन के लिए बल की आवश्यकता होती है। यह बल तरल के भीतर का दाब उत्पन्न करता है। अब अब यहां से हम पहुंचते हैं बर्नौली के समीकरण की ओर। बर्नौली का समीकरण कहता है कि दो बिंदुओं के बीच दाब, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होता है वो आपस में जुड़े रहते हैं। मतलब यह वही सिद्धांत है जिसे जो है स्विस वैज्ञानिक डेनियल बर्नौली ने विकसित किया। बर्नौली का समीकरण हमें तरल प्रभाव में दाब, वेग और ऊंचाई के बीच संबंध बताता है। अब इसको और अच्छी डिटेल में समझेंगे। तो अब हम बर्नौली समीकरण को विस्तार से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पाइप में तरल प्रवाह हो रहा है। हम पाइप के दो क्षेत्रों पर विचार करते हैं। पहला क्षेत्र बीसी और दूसरा क्षेत्र डीई। इन क्षेत्रों से तरल का जो प्रवाह समय अंतराल डेल्टा टी में होगा। मतलब इन क्षेत्रों में से जो तरल का प्रवाह हो रहा है उसमें समय अंतराल मान लीजिए डेल्टा टी का है। अब चरण एक है जिसमें तरल प्रवाह। ठीक है, यदि V1 तरल का वेग क्षेत्र बीसी पर है, मतलब बीसी क्षेत्र पर तरल का वेग V1 है, तो समय डेल्टा टी में प्रवाह जो है प्रवाहित तो तरल क्या होगा? वो होगा वी कैपिटल V1 बराबर V1 A1 T1। A1 क्या है? क्षेत्रफल। इसी प्रकार क्षेत्र डी पर वेग V2 है, तो प्रवाहित तरल को क्या क्या होगा? दोनों में प्रवाहित तरल की वैल्यू दिख रहे हैं। और कैपिटल V1, मतलब कैपिटल V1 और V2 से हम क्या दर्शाते हैं? प्रवाहित तरल। तो डी क्षेत्र में प्रवाहित तरल क्या होगी? V2 A2 डेल्टा टी। समय अंतराल है डेल्टा टी, क्षेत्रफल है A2 और वेग है V2। अब चरण दो, अब सत्तता समीकरण देखते हैं। सत्तता के नियम के अनुसार A1 V1 बराबर A2 V2, यानी दोनों क्षेत्रों से बहने वाला आयतन बराबर होगा। अब चरण तीसरी देखते हैं, वो है वर्क डन यानी कि कार्य। बीसी क्षेत्र से तरल को धकेलने में किया गया कार्य है कितना होगा? P1 A1 V1 और डेल्टा टी। अब डी क्षेत्र पर तरल को बाहर धकेलने में कार्य क्या है? हमें फॉर्मूला पता है कार्य का, क्या होता है? P2 A2 V2 और डेल्टा टी। अब देखिए कुल कार्य क्या हुआ? दोनों कार्यों में जितना अंतर होगा वह कुल कार्य किया गया होगा। तो दोनों कार्यों में जब हम अंतर निकालेंगे तो A1 V1 और डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा और P1 - P2 हो जाएगा। निष्कर्ष क्या है कि अब देखिए, अगर आप पूछेंगे कि लेकिन इसमें तो A1 V1 डेल्टा टी है, A2 V2 डेल्टा टी है, तो हम इसको इक्वल कैसे कर दिया? तो हमने आपको बताया था सत्ता समीकरण में क्या होता है? A1 V1 बराबर A2 V2, और डेल्टा टी तो एक ही है, डेल्टा टी चेंज नहीं हो रहा। और A1 V1 बराबर A2 V2 क्योंकि सत्ता समीकरण है तो वो बराबर ही हो जाते हैं। तो चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, W = W1 - W2 बराबर P1 - P2 A2 V2 डेल्टा टी। डेल्टा टी सेम है, A1 V1 की जगह A2 V2 लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम है। तो यही कार्य ही तरल की ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है और यही से बर्नौली का पूरा समीकरण व्युत्पन्न होगा। समझे आप?
अब चलिए देखते हैं ऊर्जा परिवर्तन और तरल की गति। चलिए, हम समझते हैं कि तरल के प्रभाव में कार्य किस प्रकार ऊर्जा के रूप में बदलता है। तरल पर किया गया कुल कार्य दो हिस्सों में बंट जाता है। एक होती है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। दूसरी होती है गुरुत्वीय जो है स्थित ऊर्जा में परिवर्तन। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जो गतिज ऊर्जा है में परिवर्तन उसको इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चरण एक में क्या है, प्रवाहित तरल का जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान निकालेंगे वो क्या होगा, रो A1 V1 इंटू डेल्टा टी, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यह वह द्रव्यमान है जो समय डेल्टा टी में बहता है। चरण दो देखते हैं। सबसे पहले हम जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन देखते हैं। तो वो डेल्टा यू होगा। तो वो किसके बराबर होगा, वो mgh के बराबर होगा। अब बर्नौली समीकरण को समझते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हमें पता, अच्छा हमें क्या मिलता है, पर हम जब इन्हें इक्वल करेंगे तो बर्नौली का समीकरण के रूप में हमें क्या मिलेगा, P1/डेल प्लस V1² अपॉन 2 प्लस GH किसके बराबर होगा, P2/रो प्लस V2² अपॉन 2 प्लस GH2। यही है हमारा बर्नौली का समीकरण। अब इसका क्या महत्व है, यही समीकरण तरल के दाब, वेग और ऊंचाई के बीच संबंध बताता है। इसका महत्व क्या था, यही समीकरण तरल के दाब, वेग और ऊंचाई के बीच संबंध बताता है। जैसा कि फॉर्मूले में दिख ही रहा है, इसमें दाब भी है, मतलब वेग भी है और ऊंचाई भी है। तो हमें कोई भी जो दो चीजें दी हों तो हम तीसरी बहुत समानतः बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह तरल प्रवाह के विभिन्न गुणों को समझाने और जो है में अत्यंत सहायक है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, तरल जो है प्रवाह में यदि जो है घर्षण और ऊर्जा जो है हर्ष हर्ष ना हो, तो दाब प्लस गतिज प्लस ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो है वो स्थिरांक रहता है। होता ही है, दाब जो है वो गतिज है, अपना ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा है वो स्थिरांक रहती है। तो यही जो है वो है बर्नौली का सिद्धांत। इसी को जो है बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए, हम्म अब हम तरल प्रवाह में ऊर्जा के परिवर्तन को कार्य ऊर्जा प्रमेय की मदद से समझेंगे। तो क्या, चरण एक में देखिए, स्थितिज ऊर्जा का जो है परिवर्तन कैसे होगा। हमने फॉर्मूला देखा है, रो जी डेल्टा वी और H2 - H1, क्योंकि हम ऊंचाई में फर्क निकाल रहे हैं। जहाँ H2 - H1 क्या है, ये है अपनी ऊंचाई में अंतर। अब दूसरी चरण में देखते हैं तो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन, डेल्टा के, यानी कि जो हमारा गतिज ऊर्जा में जो है उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसका फॉर्मूला जो अपना होता है ना, हाफ रो वी स्क्वायर। तो हाफ जो है रो वही का वही है, डेल्टा वी कर दिया, क्योंकि अब वी नहीं होगा, डेल्टा वी होंगे, हमें उसमें परिवर्तन चाहिए, वेग में परिवर्तन। और जो है डेल्टा वी और V2 - V1 V2² - V1², क्योंकि हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकाल रहे हैं। जहां V1 और V2 क्रमांश बिंदु एक और दो की, दो पर तरल की गति है। मतलब जो एक और दो बिंदु हैं उन पर हमारा V1 और V2 जो है वो तरल की गति है। अब देखिए, कार्य ऊर्जा जो प्रमेय का उपयोग क्या है। कार्य ऊर्जा प्रमेय का अनुसार P1 - P2 डेल्टा V बराबर क्या होता है, 1/2 हाफ डेल्टा, अब हाफ डेल्टा V²V²V²V²-V1² प्लस रो जी डेल्टा V H2 - H1। आप देखिए, क्या आप सोचेंगे क्या है, ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है, मतलब कि कार्य और ऊर्जा का पूरा प्रमेय। अब इसमें ये समझ लीजिए, इसमें आपकी जो अपना हमने निकाला ऊपर, गतिज ऊर्जा भी है और साथ में यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी है। अब चरण है सरल रूप, इसको सरल रूप में लिखने के लिए हमने देखा है डेल्टा वी सब में समान है, तो हम इसको हटा देंगे इस इक्वेशन से। इसको सरलतः रूप से प्रत्येक पद को डेल्टा वी से विभाजित करने पर हमें मिलता है P1 - P2 बराबर हाफ रो V2² - V1² प्लस रो जी H2 - H1। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला, इसको आपको याद करना है। निष्कर्ष, यह समीकरण बताता है कि दाब का अंतर वास्तव में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही परिणाम हमें सीधे बर्नौली समीकरण की ओर ले जाता है। चलिए, अब हम पिछले समीकरण को पुनः व्यवस्थित करते हैं। हमें मिलता है P1 प्लस
हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच वन प्लस P2 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। आप कहेंगे ये कैसे आया, तो अब ये समझ लीजिए, पिछली जो इक्वेशन थी P1 माइनस P2, तो जो जो वन वन के टर्म थे जिनमें वन लगा हुआ था उन्हें एक साइड ले आए, जिनमें टू लगा था टू लगा हुआ था उन्हें वापस से दूसरी साइड ले गए। तो यह है बर्नौली का समीकरण, और यह दर्शाता है कि जब तरल पाइपलाइनों में बहता है तो किसी भी दो बिंदुओं पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग समान रहता है। तो यहाँ से उससे वही दिखता है, तो हम इसको सामान्य रूप में लिख सकते हैं। तो सामान्य रूप इसे जनरल फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P प्लस, अब जहां वन लगा है वन को हटा देते हैं क्योंकि वन और टू के बराबर है, पहला और दूसरा बिंदु दोनों बराबर होगी इस सीन में। तो हम इसको जो है जनरल फॉर्म में लिखना चाहें, सामान्य रूप में लिखना चाहें, तो हम वन और टू को हटा देंगे और जो भी लिखा है या जिसे सीधा लिखेंगे P प्लस वन बाय टू रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू स्थिरांक। ये स्थिरांक है। इसका महत्व क्या है, यह समीकरण ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तरल प्रवाह पर लागू करता है। यहाँ तीन प्रकार की ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है। एक है दाब ऊर्जा, दूसरी है गतिज ऊर्जा और तीसरी है स्थितिज ऊर्जा। अब इसका अर्थ है कि यदि तरल का वेग बढ़ता है तो दाब घटता है, और यदि तरल की ऊंचाई बढ़ती है तो अन्य रूप की ऊर्जा बदलकर संतुलन बनाए रखती है। यही बर्नौली का सिद्धांत है। इसको और अच्छे से समझेंगे इस माध्यम से, पूरा जो मैंने आपको समझाया उसका एक समान रूप है, वही इसी डायग्राम से हमने हर चीज को वहां पे पूरा किया है हमने डेरिवेशन। आपको इसको अच्छे से समझना है, और इसको देखने से आपको डेरिवेशन समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। यह चित्र 9.9 में दिखाता है कि तरल का प्रवाह पाइप के अंदर कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है जिसका अनुप्रस्थ काट परिवर्ती है, बाएं छोर पर क्षेत्रफल A1, दबाव P1, ऊंचाई H1 और वेग V1 है। दाएं छोर पर क्षेत्रफल है A2, दाब है P2, ऊंचाई है H2 और वेग है V2। प्रवाह की स्थिति देखेंगे तो समय डेल्टा टी में बाएं सिरे से तरल V1 डेल्टा वन की लंबाई का खंड तय करता है, इसी समय डेल्टा टी में दाएं सिरे पर तरल V2 डेल्टा टी लंबाई तक पहुंच जाता है। इसका अर्थ है कि पाइप में अलग अलग हिस्से में वेग, दाब, ऊंचाई बदलते रहते हैं, लेकिन बर्नौली के समीकरण के अनुसार ऊर्जा का कुल योग हमेशा समान रहता है। यदि क्षेत्रफल बड़ा है A1 तो वेग कम होगा V1, और दाब अधिक P और दाब अधिक होगा P1। यदि क्षेत्रफल छोटा है A2 तो वेग अधिक होगा V2 और दाब कम होगा P2। यहाँ संबंध धीरे धीरे संबंध यहाँ संबंध सीधे तौर पर सत्यता समीकरण और बर्नौली के सिद्धांत से आता है। अब बर्नौली के सिद्धांत को हम और सरल शब्दों में लिख सकते हैं। जब हम किसी धारा रेखा के अनुरूप गति करते हैं तो तीन ऊर्जा का योग स्थिर रहता है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और दाब ऊर्जा को हम पी से दर्शाते हैं, गतिज ऊर्जा को हम हाफ रो बी स्क्वायर से दर्शाते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को हम रो जी एच से दर्शाते हैं। अतः बर्नौली सिद्धांत का सरल कथन है, किसी धारा रेखा के अनुरूप गति करते समय दाब प्रति इकाई आयतन, गतिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन और स्थितिज ऊर्जा प्रति इकाई आयतन का योग हमेशा स्थिर रहता है। यहाँ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है जो तरल प्रवाह पर लागू होता है और आगे चलकर कई व्यवहारिक उपयोगों जैसे जहाज, हवाई जहाज, नोजल, स्प्रे आदि को समझने में मदद करता है। अब तक हमने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ा, जहां यह माना गया कि जो है घर्षण या किसी भी कारण से ऊर्जा की क्षति नहीं होती। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तरल प्रवाह में यदि कोई घर्षण नहीं है तो दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो स्थिर रहता है, यहाँ बर्नौली का आधार है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता में ऊर्जा हानि तरल प्रवाह के दौरान हमेशा आंतरिक घर्षण होता है। इस घर्षण की वजह से ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्म में परिवर्तन हो जाता है। यह ऊर्जा हानि उन सतहों के कारण होती है जो आपस में अलग अलग वेग के गतिशील होते हैं। अब सतहों के बीच यह घर्षण बल कार्य करता है और तरल की यांत्रिक ऊर्जा कम हो जाती है। इस गुण को कहते हैं स्थान्यता, विस्कोसिटी, सॉरी स्थान नहीं, श्यानता, श्यानता, इसे हम विस्कोसिटी इंग्लिश में कहते हैं। तरलों का यह गुण दर्शाता है तरलों का यह गुण दर्शाता है
कि वे कितनी आसानी या कठिनाई से बहते हैं। श्यानता के कारण तरल की गतिज ऊर्जा का कुछ हिस्सा ऊष्मा में बदल जाता है। बर्नौली का समीकरण केवल उन्हीं तरलों पर सटीक रूप से लागू होता है जिसमें श्यानता नगण्य हो, यानी नेग्लिजिबल हो, मतलब बिल्कुल निम्न हो। उसी श्यानता में जो है वो लागू होता है। जिसमें श्यानता नग्न हो, उसी में जो है बर्नौली का समीकरण तरलों पर सटीक रूप से लागू होता है। सैद्धांतिक रूप से बर्नौली का समी सिद्धांत आदर्श तरलों पर लागू होता है। वास्तविक तरलों में श्यानता के कारण ऊर्जा हानि होती है, ऊर्जा की। इसलिए व्यवहारिक परिस्थितियों में हमें इस हानि को ध्यान में रखना पड़ता है। अब तक हमने देखा कि बर्नौली का समीकरण तरल प्रवाह में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है, लेकिन यह हर स्थिति में लागू नहीं होता। बर्नौली समीकरण की सीमाएं भी हैं। वो है, देखो, असंबंधीय तरल। जो इन असंबंधीय तरल होते हैं, बर्नौली का समीकरण केवल असंबंधीय तरलों पर लागू होता है। इसमें तरल के प्रसार या संपंडीन से जुड़ी ऊर्जा को शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए, अस्थित प्रभाव। अब यदि प्रवाह अस्थित है, यानी समय के साथ वेग और दाब बदलते रहते हैं, तो यह समीकरण लागू नहीं होगा। अब अशांत प्रवाह पर बर्नौली का नियम लागू नहीं किया जा सकता। प्रवाह एकदम शांत होना चाहिए। अब देखिए, बर्नौली का समीकरण कम श्यानता और असंपंडीय तरलों पर आधारित घटनाओं को समझाने में सहायक है। वास्तविक जीवन में इसके कई उपयोग हैं, जैसे कि नोजल और वेंचुरी मीटर में तरल का वेग और दाब मापने में, हवाई जहाज के पंखों में उठान को समझने में, दवा के स्प्रे और परफ्यूम एटोमाइजर की कार्य प्रणाली समझने में, पानी की पाइपलाइन और तरल प्रवाह से जुड़े अनेक जो है अनुप्रयोगों में। तो इसमें इनका उपयोग होता है बर्नौली के समीकरण का। तो निष्कर्ष क्या है? बर्नौली समीकरण का एक शक्तिशाली सिद्धांत है, पर यह आदर्श तरलों और सरल परिस्थितियों तक ही सीमित है। व्यवहारिक जीवन में हमें जो है शांता और संपीड़न और अशांत प्रवाह के प्रभावों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्योंकि जो अपना व्यवहारिक जीवन में, उसमें हम वो नहीं सोच सकते जो बर्नौली के जो है अपने जो उनके सीमाएं हैं, वो सीमाएं अपनी व्यवहारिक जीवन में लागू नहीं होती। अब यदि कोई तरल जो है विराम अवस्था में है, यानी तरल के प्रत्येक बिंदु पर कणों का वेग शून्य है, तब बर्नौली समीकरण का रूप सरल हो जाता है। और समीकरण किस प्रकार होगा? अगर ये समझ लो कि बिंदु पर कणों का वेग शून्य है, तो P1 V1 जहां होगा वो हट जाएगा, V1 वाला चीज। P1 प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू हो जाएगा। अब इसे हम पुनः कैसे लिख सकते हैं? इसे हम P1 माइनस P2 लिख सकते हैं, रो जी एच टू माइनस एच वन। इससे इस साइड ले आएंगे P1 P2। यह परिणाम वास्तव में वही है जो हमने पहले समीकरण में पाया था 9.6 में। इसका अर्थ है कि यदि तरल गतिहीन है, तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच दाब का अंतर केवल उनकी ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करेगा। ऊंचाई बढ़ने पर दाब घटता है और ऊंचाई घटने पर दाब बढ़ता है। निष्कर्ष यह है कि विराम अवस्था में तरल के कई बर्नौली समीकरण हाइड्रोस्टैटिक दाब पर का रूप ही हाइड्रोस्टैटिक दाब का ही रूप ले लेते हैं। यह हमें बताता है कि गहराई और दाब में जो प्रत्यक्ष संबंध है। तो आज हमने बर्नौली का सिद्धांत देखा और हमने उसको डिटेल में पढ़ा। कल हम चाल की जो है वही वहीवरा और टॉर्सिली का नियम पढ़ेंगे। जो है गतिक जो है उत्थापक को जो है हम वो समझेंगे, लिफ्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो गतिक उत्थापक को भी हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और एनसीईआरटी रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद।